नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ समानता की अवधारणा। बच्चों, समानता की अवधारणा का ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने समानता के अर्थ के बारे में जाना था, उसके नकारात्मक अर्थ और सकारात्मक अर्थ दोनों के अर्थों के बारे में हमने जाना था और समझा था। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समानता के प्रमुख लक्षण और विशेषताएं। बच्चों, समानता के प्रमुख लक्षणों के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला आता है विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। मतलब किसी भी को भी विशेष अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। जैसे कि समानता का नकारात्मक पहलू क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को वंश, लिंग, जन्म स्थान, राजनीतिक पद और धन के आधार पर ऐसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होंगे जिनसे दूसरे लोग वंचित हो। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो स्त्रियों को केवल इसी आधार पर राजनीतिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा कि वे स्त्रियां हैं। इसी प्रकार एक अश्वेत बच्चे को इसी आधार पर किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश की मनाही नहीं होगी कि उसकी चमड़ी का रंग काला है। तो कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि समानता का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति विशेष को या मानव को वंश, लिंग, जन्म स्थान और राजनीतिक पद और धन के आधार पर कुछ विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे। सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी अधिकार से या किसी भी समानता से, स्वतंत्रता से, इन अधिकारों से वंचित नहीं होगा। सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे। स्त्रियां भी समान है पुरुषों के, और अश्वेत और कोड़ा काला किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को समान अवसर मिलेंगे। इसमें यह बात बताई गई है। अब दूसरी बात आती है सभी के लिए उचित अवसर। समानता का एक सकारात्मक पक्ष भी होता है। जैसा कि हमने समानता के सकारात्मक अर्थ के बारे में पढ़ा था, तो उसी के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि सकारात्मक पक्ष क्या कहता है कि सभी व्यक्तियों को आत्म विकास के अवसर सुलभ होने चाहिए। मतलब आत्म विकास के, अपने खुद के विकास के अवसर, सेल्फ डेवलपमेंट के जो अवसर हैं उसे मिलने चाहिए और उसके मार्ग प्रशस्त होने चाहिए। उनको सभी रास्ते मिलने चाहिए जिससे कि वे अपना विकास कर सकें। लास्की हैं, वो कहते हैं कि समाज के सभी लोगों को न्यूनतम आवश्यकताएं अवश्य पूरी की जानी चाहिए। मतलब लास्की जो है राजनीतिक विचारक, वो कहते हैं समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनको न्यूनतम आवश्यकताएं जो है पूरी करनी चाहिए। किसे? समाज को। न्यूनतम आवश्यकताओं में हम किसको ले सकते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। इनको हम मूल आवश्यकताओं में, न्यूनतम आवश्यकताओं में हम बात कर सकते हैं। ये सभी चीजें सरकार के द्वारा यानी समाज के द्वारा सभी को उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बच्चों, सभी को शिक्षा की सुविधा मिले और किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा का नाश नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि लास्की कहते हैं कि सभी को क्या मिलना चाहिए? शिक्षा मिलनी चाहिए। मतलब जैसे कि हमारे भारतीय संविधान में ये बात कही गई है, मौलिक अधिकारों में और मूल कर्तव्यों में भी ये बात कही गई है कि सभी बच्चों को जो 14 वर्ष तक हैं सभी को मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए। जो गार्जियन हैं या प्रतिपाल्य हैं उनका दायित्व होता है कि वे बच्चों को शिक्षित करें या बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। तो इसी प्रकार से सभी व्यक्तियों को, समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को शिक्षा की सुविधा देनी चाहिए और साथ में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई बच्चा या व्यक्ति प्रतिभाशाली है तो उसकी प्रतिभा का नाश नहीं हो, क्योंकि उसकी प्रतिभा खुद के स्वयं के लिए भी विकास के लिए उत्तम होती है और देश के विकास के लिए भी सर्वोत्तम होती है। अब बच्चों हम बात करते हैं अगली विशेषता की, जिसमें आता है भेदभाव का कोई तर्कसंगत आधार होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि समाज में रहने वाले जो लोग हैं विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति और लिंग के रहते हैं, लेकिन इनके आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना अनाचार होगा। बिल्कुल सही बात है, असमानता होगी, अनाचार होगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को आरक्षण दिया जाता है या किसी को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं तो उसका कुछ तर्कसंगत आधार होना चाहिए। इस प्रकार से समानता की विशेषताओं में ये रखा गया है कि यदि उनके साथ कुछ विशेष बर्ताव रखा जाता है तो उसका जो आधार है भेदभाव का वो तर्कसंगत होना चाहिए। वो कैसे?
हम देखते हैं इसमें कि समानता का सिद्धांत विशेष सुविधाओं का विरोध करता है, परंतु इसका यह अभिप्राय नहीं कि किसी भी व्यक्ति या वर्ग के लिए विशेष सुविधाएं जुटाई ही न जाए। अशक्त और विकलांग लोगों, नेत्रहीनों और बहरे बच्चों के लिए कुछ खास तरह के स्कूल बनाए जाते हैं और उनकी शिक्षा पर जो खर्चा किया जाता है वह एक औसत बच्चे की शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च से ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है। जो अशक्त है, जो विकलांग है, नेत्रहीन है, बहरे बच्चे हैं, उनके लिए खास तरह के स्कूल इस तरह से बनाए जाते हैं कि उनको पढ़ने में, लिखने में या उस कक्षा में बैठने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो उनको इस असुविधा से बचाने के लिए, उन असुविधाओं से उनको दूर करने के लिए सरकार या विद्यालय, महाविद्यालय जो है विशेष प्रकार की सुविधाएं अर्जित करता है और उस सुविधाओं में कुछ ज्यादा ही खर्च होता है सामान्य बच्चे के मुताबिक। किंतु इसे हम अवसरों की समानता नहीं कहेंगे। कहने का मतलब है, इन्हें हम ये नहीं कहेंगे कि ये अवसरों की असमानता है, क्योंकि सरकार द्वारा जो भेदभाव किया जा रहा है उसका आधार उचित है। कहने का मतलब सरकार ने जो ये भेदभाव किया है कि उन लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं दी हैं जो नेत्रहीन है, विकलांग हैं, अशक्त हैं या बहरे बच्चे हैं। तो ये जो भेदभाव हुआ है ये भेदभाव नहीं है, यह उनको हम सबके समान बनाने का एक तरीका है। इसी प्रकार संसद सदस्यों को जो विशेषाधिकार दिए जाते हैं उनको भी हम अनुचित नहीं कह सकते। इन विशेषाधिकारों के बिना कोई भी सदन अपनी कार्यवाही ठीक प्रकार नहीं चला सकता है। यदि उन संसद सदस्यों को अगर इस प्रकार के विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे, जैसे कि टेलीफोन की सुविधा है, गाड़ी की सुविधा है, रहने की सुविधा है, खाने पीने की सुविधा है, ये सभी सुविधाएं यदि उनको नहीं दी जाएंगी तो वे संसद का कार्य जो है ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में वो लिप्त हो सकते हैं। इसलिए उन्हें कुछ विशेषाधिकार भी दिए जाते हैं। और एक विशेषाधिकार यह भी दिया जाता है बच्चों कि जब संसद का कार्यकाल चल रहा होता है तो उस दौरान उस संसद सदस्य के ऊपर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। अच्छा, अब आगे देखें। जिन लोगों की वार्षिक आय सिर्फ 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष हो, उन पर लगाए गए कर की दर उन लोगों के समान नहीं हो सकती जिनकी वार्षिक आय 5-7 लाख रुपए है। कहने का मतलब है कि जिनकी आय पूरे वर्ष में 1,00,000 रुपए है और अन्य किन्हीं व्यक्तियों की जो आय है वो 5-7 लाख रुपए से भी अधिक है, तो उन पे जो कर लगाया जाता है वो उचित है, लेकिन एक वर्ष में जो 1,00,000 रुपया मात्र कमाते हैं उन पर कर लगाना अनुचित है। यह जो दर बताई गई है ये उस समय के हिसाब से दर बताई गई है, लेकिन अब कर लगाने की जो दर है अब उसमें वृद्धि हो चुकी है और निरंतर वृद्धि होती भी रहती है कि किन किन व्यक्तियों के ऊपर या कितने कितने वेतन के ऊपर जो है कर लगाया जा सकता है। इसका निर्णय समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। प्रथम श्रेणी के लोगों को यदि अपनी आय का सिर्फ 10% भाग कर के रूप में देना पड़े और दूसरी श्रेणी के लोगों को 30%, तो इसे हम दुर्भावनापूर्ण पक्षपात नहीं कहेंगे। भारतीय संविधान निर्माताओं को दलितों और जनजाति की कमजोर स्थिति की पूरी जानकारी थी और इन्हें सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए, जिन्हें हम तर्कसंगत कहेंगे। कारण यह है कि समानता का सिद्धांत न्याय के सिद्धांत का एक अंग है। आंख मीचकर समता का आग्रह करने से न्याय की अपेक्षा अन्याय को ही प्रोत्साहन मिल सकता है। कहने का क्या मतलब है कि प्रथम श्रेणी के लोगों को यदि अपनी आय का सिर्फ 10% भाग कर के रूप में देना पड़े और दूसरी श्रेणी के लोगों को 30%, तो इसे हम दुर्भावनापूर्ण पक्षपात नहीं कह सकते। और दूसरी बात क्या बताई इन्होंने कि भारतीय संविधान निर्माताओं को दलितों और जनजातियों की कमजोर स्थिति को पूरी जानकारी थी। इसके आधार पर ही इन्होंने सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने के लिए इस प्रकार के विशेष प्रावधान किए थे। और कारण क्या था कि समानता का सिद्धांत न्याय के सिद्धांत का ही एक अंग होगा, इसीलिए आंख मीचकर समानता का आग्रह करने से न्याय की अपेक्षा अन्याय को ही प्रोत्साहन मिलता रहा है।
क्या मतलब हुआ? आंख मीचकर समता का आग्रह करने से न्याय की अपेक्षा अन्याय का ही प्रोत्साहन मिलता रहा। ऐसा जबकि नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि कहीं किसी व्यक्ति के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। इसके बाद बात आती है विपरीत भेदभाव से जुड़ा प्रश्न। विपरीत भेदभाव से जुड़ा प्रश्न से क्या तात्पर्य है? ऊपर ऊपर हमने किसी तर्कसंगत आधार पर भेदभाव बरतने को उचित ठहराया था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन समाज के दीनहीन वर्गों को कुछ विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं। विशेष सुविधाएं देने का ही दूसरा नाम क्या है? सकारात्मक कार्यवाही। बिल्कुल सही है, विशेष सुविधाएं दी गई हैं। जो दीनहीन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, अशक्त लोग हैं, उनको दी जाने वाली सुविधाएं जो हैं वो सकारात्मक कार्यवाही है। ठीक है। 1970 के दशक में अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने मेडिकल कॉलेज में अल्पसंख्यक में कौन थे? अश्वेतों और अमेरिका में बसे एशियाई लोग के लिए 16% सीटें आरक्षित की गई थी। मतलब जो अश्वेत लोग हैं और जो अमेरिका में बसे एशियाई लोग हैं उनके लिए 16% जो है सीटों का आरक्षण कर दिया गया था। विश्वविद्यालय की इस सकारात्मक कार्यवाही का एलन बेके नामक एक छात्र ने विरोध किया। एक विद्यार्थी था एलन बेके, उसने इसका विरोध किया। किस आधार पर? कि उसकी दलील यह थी कि प्रवेश परीक्षा में ऊंचे अंक पाने के बावजूद उसे इसलिए दाखिला नहीं मिला कि अल्पसंख्यकों की सीटें आरक्षित थी। एलन बेके ने इसे विपरीत भेदभाव का मुद्दा बनाया, अर्थात बीते समय में अश्वेतों के साथ भेदभाव बरता गया था, लेकिन अब श्वेतों के साथ नाइंसाफी हो रही है और सकारात्मक कार्यवाही का इन्होंने 3 आधार पर विरोध किया। कहने का मतलब यह है कि पहले समय में जब काले गोरे में भेदभाव किया जाता था तब काले लोगों के साथ यानी अश्वेतों के साथ भेदभाव होता था, लेकिन अब स्थिति कैसी हो गई है कि उन अश्वेतों के लिए या एशिया में अमेरिका में बसे हुए जो एशियाई लोग हैं उनको जो 16% आरक्षण मिला, अब स्थिति क्या हो गई कि परीक्षा में उस एलन बेके ने ज्यादा अंक प्राप्त करने के बावजूद भी उसे दाखिला नहीं मिला, एडमिशन नहीं मिला। तो क्या हुआ? उस श्वेत के साथ भी यह जो है भेदभाव हुआ, यानी नाइंसाफी हुई और इसी को ही विपरीत भेदभाव कहा गया। और सकारात्मक कार्यवाही का 3 आधारों पर क्या विरोध किया इसमें कि इससे अवसरों की समता के सिद्धांत का हनन हुआ। अवसरों की समानता का सिद्धांत का कैसे हनन हुआ कि अवसर 16% उनको जब आरक्षण मिल गया तो उनको तो सारे अवसर मिल गए, लेकिन जो श्वेत लोग हैं, जो वहां के मूल निवासी हैं, उनको अवसर नहीं मिल पा रहे। उनके अवसरों को कौन छीन ले जा रहा है? वो आरक्षित वर्ग जो है उसे छीन लेके जा रहा है। दूसरा आता है यदि योग्यता को नकारा गया तो धीरे धीरे सभी क्षेत्र जो हैं मेडिकल, इंजीनियर आदि में अयोग्यों का बढ़ावा मिलेगा, मतलब अयोग्यता ही जो है वहां पे राज करने लग जाएगी। तीसरा आता है आरक्षण नीति से समाज को समतावादी बनाने का हमारा लक्ष्य कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। कहने का मतलब आरक्षण की नीति से क्या होता है कि जो हमारा देश है या हमारा समाज है वो कभी भी समान नहीं बन सकता, समता वहां पे स्थापित नहीं हो सकती है। इससे तो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में भेदभाव और ज्यादा बढ़ता ही जाएगा। यह प्रक्रिया अमेरिका की बताई गई है बच्चों। इस प्रक्रिया को, इस आरक्षण की प्रक्रिया को हम अपने भारत में भी बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जिस प्रकार से SC, ST, OBC और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनको जिस प्रकार से आरक्षण दिया जा रहा है, उसमें प्रतिभाशाली सामान्य वर्ग का व्यक्ति जो है वो उस ऊंचाई तक या उस अवसर तक नहीं पहुंच पाता है जहां तक उसे पहुंचना चाहिए। तो इस आधार पर आरक्षण जो है इसमें जो बताया गया निष्कर्ष के रूप में कि आरक्षण से क्या समता स्थापित हो सकती है, बिल्कुल निश्चित रूप से कि इससे समता स्थापित नहीं हो सकती। इसके लिए हमें कोई दूसरी प्रक्रिया को ही अपनाना होगा। अब बात आती है यह मामला जब अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहुंचा तो उसका निर्णय यह था कि एलन बेके को अपने उच्च अंकों के आधार पर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने का पूरा हक है, पर साथ ही न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि अश्वेतों या अन्य वंचित वर्गों को ऊंचा उठाने के लिए की गई सकारात्मक कार्यवाही संविधान विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अर्थात रंग या नस्ल के आधार पर आरक्षण को न्यायालय ने न्यायोचित ठहराया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अलावा अन्य पिछड़ी जातियों, OBC
को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिए जाने को भारत के उच्चतम न्यायालय ने सही माना था। पर न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर 50% से अधिक आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त पिछड़ों में जो तबके अगड़े हैं यानी क्रीमी लेयर है, उन्हें पिछड़ों की सूची से निकाल देना चाहिए। और इस प्रकार न्यायालय ने योग्यता और वंचित वर्गों की आवश्यकता, इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश की। कहने का मतलब यह है, जो पिछड़े वर्ग हैं, उन पिछड़े वर्गों में जो अगड़े हैं, मतलब क्रीमी लेयर है, जिन्होंने आरक्षण का फायदा ले लिया है, आरक्षण के आधार पर उन्होंने अवसर को प्राप्त कर लिया है, उनको उस सूची से निकाल देना चाहिए। और क्या कहा, जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, जो वंचित हैं, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही संतुलन स्थापित करना चाहिए, व्यवस्थाएं करनी चाहिए। तो बच्चों, आरक्षण की जो ये व्यवस्था है, जो हम बात करते हैं कि समतावादी हो सकती है, लेकिन यह धीरे धीरे जो जिस आधार पर इसे बनाया गया था, वो जो उसका आधार था, जो उसका बेस था, वो बिल्कुल छूटता चला जा रहा है। और एक तरह से हमारे राजनेता भी इस आरक्षण को अपनी राजनीति का या वोट बैंक की राजनीति का जो है अपना मुद्दा बनाते जा रहे हैं। और इससे धीरे धीरे हो क्या रहा है कि समाज में बहुत सारे वर्ग जो हैं जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर बढ़ते ही जा रहे हैं, और राजनीति का जो स्तर है वो निम्नतम और निम्नतम और निम्नतम होता जा रहा है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि समानता की ये सभी विशेषताएं आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेकर आएंगे कि किस प्रकार से समानता के विभिन्न प्रकार हैं, समानता के विभिन्न प्रकारों को हम लेकर के आएंगे, जिसमें राजनीतिक समानता, नागरिक अथवा कानूनी समानता, असामाजिक समानता और आर्थिक समानता की हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।